आर्थिक सुधार, इकोनॉमिक रिफॉर्म। दिल्ली के सुल्तानों में अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा सुल्तान था जिसने कि वित्तीय और राजस्व सुधार पे काफ़ी जोर दिया। ऐसा नहीं था कि अलाउद्दीन खिलजी बहुत बड़ा शास्त्री था और कोई इस तरह का आर्थिक सुधार करना चाह रहा था। आर्थिक सुधारों से उसका मतलब एक तरह से राजनीतिक सुधारों से था, क्योंकि वो आपने पीछे पढ़ा कि वो चाहता था कि विश्व विजय की अभिलाषा थी उसकी। वो चाहता था कि जो बाह्य नीति में जो उसकी फॉरेन पॉलिसी थी उसमें चाह रहा था कि साम्राज्य का विस्तार हो, और जो इंटरनल पॉलिसी उसकी ये थी, वो चाहता था कि उसका जो शासन तंत्र हो वो बिल्कुल सुदृढ़ हो, पावरफुल हो, शक्तिशाली हो। तो ऐसे में उसने आर्थिक सुधार का सहारा लिया और साम्राज्य विस्तार के चलते अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए उसने आर्थिक सुधार पर जोर दिया। चूंकि इन सब कामों के लिए विशाल सेना की आवश्यकता थी और एक विशाल सेना के खाने पीने का खर्च, उनके दैनिक जीवन की वस्तुओं का खर्च, ये सब जितना ही सस्ता होता उतना ही जो है उसको सुविधा होती विशाल सेना के रखरखाव में। विशाल सेना से ही उसकी बाजार व्यवस्था जुड़ी हुई है। अगर हम बर्नी की माने तो बर्नी अपने तारीख़ फिरोज शाही में बयान करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का मुख्य उद्देश्य था कि राजकोष को बिना प्रभावित किए, बिना कोई बर्डन डाले एक बहुत बड़ी सेना का रखरखाव किया जाए। अपने तारीख़ फिरोज शाही में बर्नी लिखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का इस बाजार व्यवस्था सुधार के पीछे जो मंतव्य था वो ये था कि वो चाहते थे कि रेवेन्यू पे कोई एक्स्ट्रा बर्डन भी न पड़े और एक विशाल सेना का रखरखाव किया जाए। और बर्नी के इस बात की पुष्टि के लाल और इरफान हबीब जैसे इतिहासकार भी करते हैं। मगर अमीर खुसरो साहब का ये मानना है कि ये जो मार्केट कंट्रोल पॉलिसी थी, बाजार नियंत्रण नीति, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी, अमीर खुसरो के हिसाब से वो ये बताते हैं कि ऐसा अलाउद्दीन ने अपने प्रजा के कल्याण के लिए किया, इसलिए किया कि जिससे प्रजा का कल्याण हो सके। वो बर्नी के लाल और इरफान हबीब के मत से सहमत नहीं दिखते। और इसी तरीके से फरिश्ता कहता है कि इसके विस्तार के बारे में बताता है कि ये सारे प्रोविंसेस में इसका विस्तार था। लेकिन मोरलैंड साहब कहते हैं कि ऐसा नहीं था, ये जो है दिल्ली के आसपास ही सीमित था जहाँ की सेना केंद्रित थी और जो वस्तुओं का मूल्य था वो प्रगतिशील प्रोग्रेसिव प्रोडक्शन कास्ट के आधार पर तय किया जाता था। और इस बात का सुल्तान पूरा ध्यान रखते थे कि किसी वस्तु की कोई कमी ना हो और सारी वस्तुओं का सर्कुलेशन बाज़ार में होता रहे। और ये भी किया गया कि जो खालसा भूमि थी, सरकारी भूमि थी, तथा जहाँ तक संभव हो सका जो सामंतों की भूमि थी वहाँ से अनाज के रूप में लगान वसूल किया गया। और अलाउद्दीन ने एक शासकीय भंडारण, जिसे आज वेयर हाउस होता है ना, उसी तरीके से गवर्नमेंट वेयर हाउस बनवाया। वहाँ पे जो है अनाज क्रय करके संग्रहित करके रखे जाते थे और जब मुसीबत का समय हो, काल का समय हो, कोई संकट हो, तो वहाँ से जिस तरीके से आज का राशन प्रणाली है उसी तरीके से संकट के समय में लोगों को सस्ते दर पे अनाज उपलब्ध कराए जाते थे। ये भी व्यवस्था की गई कि व्यापारी किसानों से गल्ला वसूले, लेकिन किसान और व्यापारी अपने पास होर्डिंग न करने पावें, उसके लिए बड़ी कड़ी व्यवस्था थी। और जितने व्यापारी थे उनका पंजीकरण जो है सहनाई मंडी, व्यापारियों का पंजीकरण जो है सहनाई मंडी में कराया जाना आवश्यक था। और सहनाई मंडी के पास एक रेट लिस्ट हुआ करती थी, उसकी जिम्मेदारी थी कि वो देखे कि बाजार में इससे अधिक मूल्य पे तो कोई सामान नहीं बेचे जा रहे। ये काम सहनाई मंडी का था। कपड़ा बाहर से मंगाया जाता था तो कपड़े के व्यापारियों को कपड़ा खरीदने के लिए एडवांस दिया जाता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एडवांस ले लिए और कपड़ा खरीद के ला के अनाप शनाप दर पे बेचिए।
वो भी जो है एक निश्चित दर पे कपड़ा बेचने के लिए बाध्य थे। सभी व्यापारियों को ऐसा बाध्य किया गया था कि वो निश्चित मात्रा में ही थोड़ा थोड़ा सामान खरीदे, वो खरीद के ले जाके बेचे, होर्डिंग न करें। पहले ही चर्चा कर लिया। व्यापारियों और किसानों को ये था कि वो होर्डिंग न करें। वस्तुओं के दाम, रेट जो है अगर बदलना हो तो इसके लिए सुल्तान की आज्ञा की आवश्यकता थी। सुल्तान के मर्जी से ही वस्तुओं के दाम परिवर्तित किए जा सकते थे। और जो दोआब के पदाधिकारी थे उनको लिखित रूप में ये देना पड़ता था, लिखित रूप में ये देना पड़ता था कि हमने सारे किसानों से अपना लगान वसूल लिया है, किसी के पास कुछ अवशेष नहीं है। ये उनको लिखित में देना पड़ता था, जो ऑफिसर्स हुआ करते थे दोआब के, कि किसानों से जो है अनाज वसूल लिया गया है, उनके पास कोई सरप्लस नहीं है। और 50% कितना 50% जो है लैंड रेवेन्यू था अलाउद्दीन के समय। संग्रह करके जो अनाज रखे जाते थे, वो जब स्थिति विपरीत होती थी, अकाल के समय या मुसीबत के समय, तो उसमें से प्रतिदिन आधा मन अनाज जो है परिवारों को दिए जाते थे। और जो नगर के संपन्न व्यक्ति थे उनको एक निश्चित मात्रा में गल्ला राशन दिया जाता था। और अलाउद्दीन के समय बाजार में सट्टेबाजी और चोर बाजारी का तो कोई प्रश्न ही नहीं था, बड़ी कठोर दंड की व्यवस्था थी। आपको पता है कि पीछे भी चर्चा हुई है कि बाजार की देखभाल के लिए दीवान रियासत नामक एक विभाग हुआ करता था, दीवान ए रियासत। और इनके बड़े प्रिय और कृपा पात्र थे, उनका क्या नाम था, याकूब। याकूब इसके सुपरिटेंडेंट थे। अलाउद्दीन के कृपा पात्र याकूब जो है दीवान रियासत विभाग के सुपरिटेंडेंट थे। और इनके अधीन एक सहना हुआ करते थे, जिसे मार्केट सुपरिटेंडेंट कहिए, और एक बरीद हुआ करते थे। तो दीवान रियासत के नियंत्रण में 2 पदाधिकारी और हुआ करते थे। एक साहना हुआ करता था। साहना का मतलब हो गया मार्केट सुपरिटेंडेंट कहिए, बाजार अधीक्षक, है ना क्या? हाँ, बाजार अधीक्षक, मार्केट सुपरिटेंडेंट। और दूसरे वो बरीद हुआ करते थे, बहुत चर्चा हो रही, गुप्तचर थे। इनका कार्य जो था देखना कि मूल्य कहीं ज़्यादा तो नहीं, मूल्य पे नियंत्रण तो था ही कि भाई ये कितने कैसे दे रहे हो, कैसे सेर है, कैसे पसेरी है, कैसे मन है। दाम था, वो दाम ही नहीं था, उस मन की जो तौल थी, जो उसकी माप तौल थी, जो उसका मेजरमेंट था, वो न सिर्फ प्राइस पे बल्कि मेजरमेंट पे भी पैनी नज़र रखते थे। ये उनका काम था। और मुन्हियांश नामक का एक और गुप्तचर पद था, अधिकारी हुआ करता था, जो बड़ा महत्वपूर्ण था। न्याय के लिए सराय अदल, पीछे चर्चा की थी, न्याय के लिए सराय अदल जैसे बड़े न्यायिक पदाधिकारी नियुक्त किए गए थे। और ये सारे जो पदाधिकारी थे, चाहे सहना हो, बरीद हो, इन सबको जो है दंड देने का अधिकार था। और इनके साथ जो है पैदल और घुड़सवार सैनिक चला करते थे। तो बड़ी टाइट व्यवस्था थी। और मार्केट की डे टू डे एक्टिविटी क्या है, बाजार में कितने उतार चढ़ाव हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें सुल्तान को निरंतर अवगत कराई जाती रहती थी। और विभिन्न वस्तुओं के लिए विभिन्न तरह के बाजार थे, और उन बाजारों के लिए अलग अलग अधिनियम थे, एक्ट थे। जैसे गल्ला के लिए, अनाज के लिए अनाज मंडी की व्यवस्था थी, अनाज के लिए अनाज मंडी की व्यवस्था थी। और अनाज मंडी का जो एक प्रमुख कहिए कि मंडी थी, अनाज तो जाहिर सी बात है, गल्ला मंडी, अनाज मंडी एक प्रमुख मंडी होगी। और हर मोहल्ले में इसकी छोटी छोटी दुकानें हुआ करती, मंडी हुआ करती थी। और उन मंडी से लोग जो है अपने ज़रूरत की चीज़ें खरीदा करते थे। और इस मंडी को गवर्न करने के लिए, रूल करने के लिए 8 अधिनियम, 8 नियम बनाए गए थे। उन नियमों में जाएंगे तो विषयांतर हो जाएंगे, आप पढ़ सकते हैं इनको। तो 8 अधिनियम बनाए गए थे, 8 एक्ट बनाए गए थे अनाज मंडी के लिए, गवर्न करने के लिए। इसी तरीके से सराय अदल विभाग था, सराय अदल न्याय से संबंधित था। इसी तरीके से घोड़ों का, दासों की उस समय बड़ी अलग व्यवस्था थी, अपनी खरीद फरोख्त होती थी। तो घोड़े के लिए, दासों के लिए
मवेशियों को लोग खरीदा करते थे, तो घोड़ों का, मवेशियों का, पशुओं का, दासों का एक व्यापार हुआ करता, तो वो एक अलग विभाग था। और चौथा था जनरल मार्केट, सामान्य बाजार था। तो पहला जो अनाज मंडी बता दिया, अनाज मंडी, गल्ला मंडी, समझ गए आप कि हर मोहल्ले में हुआ करती थी, लोग खरीदते थे, इसके लिए 8 एक्ट थे। और दूसरे था सराय अदल। अलाउद्दीन ने सराय अदल की स्थापना की। सराय अदल का मतलब था कि न्याय का स्थान, और यह एक तरह का गवर्नमेंट असिस्टेंस, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड मार्केट का ये था। इसमें न सिर्फ अलाउद्दीन के जो शासित प्रदेश थे, प्रांत थे, वहाँ से सामान आते थे बिक्री के लिए, बल्कि अन्य प्रांतों से और विदेशों से भी कपड़ा, चीनी, जड़ी बूटी, सूखा मेवा, घी, जलाने वाला घी और जलाने वाला तेल, अन्य प्रकार के सामान आते थे। और इनके संचालन के लिए, सराय अदल के संचालन के लिए 5 एक्ट बनाए, 5 एक्ट बनाए गए। और देखिए इतनी अच्छी व्यवस्था की गई कि ये अगर कोई व्यक्ति कोई महंगा सामान खरीदना चाह रहा था तो उसको ये लिए ज़रूरी था कि वो परमिट प्राप्त करे। कहीं ऐसा नहीं हो कि न्याय मंडी से कोई सामान कोई सस्ते में खरीद लिया और ख़रीद के ले जा करके बाद में उसका, चूँकि जो इस तरह की बहुमूल्य वस्तुएं थी उनकी डिमांड ज़्यादा थी, कीमत कम थी, वो बाहर से आती थी, जैसे सुनहरी जरी है, कुछ विशेष प्रकार के रेशम हैं। इन सारी चीज़ों के लिए जब तक परमिट न मिल जाए तब तक इनको जो है खरीदने पे रोक थी। और इनके खरीदे जाने पे इनको एक प्राप्ति रसीद, एक जैसे आज होता है ना, एक रसीद रखनी पड़ती थी, जिससे कि ये काला बाजारी न कर सकें, ये व्यवस्था की गई। इसी तरीके से इनका तीसरा बाजार घोड़ों के लिए था, घोड़ों, मवेशियों और दासों के लिए। अनुभवी दलालों के माध्यम से जो घोड़ों की गुणवत्ता थी उनको 3 श्रेणियों में विभाजित करके उनके दाम निर्धारित किए गए गुणवत्ता के आधार पे। दासों की स्थिति भी यही थी कि दास उस समय की सच्चाई हैं। घर में काम करने वाले जो दासियां हुआ करती थी उनको 5 से 12 टंके पे रखा जाता था। और विषय भोग के लिए प्रयुक्त होने वाली दासियों की कीमत ज़्यादा थी, उन्हें 20, 30, 40 टंके तक दिए जाते थे। इसी तरीके से जो युवा दक्ष होते थे, मेहनती थे, सुंदर युवाओं की कीमत अलग थी। काम करने वाले जो दक्ष युवा थे, उनकी दक्ष युवा दास थी, उनकी कीमत अलग थी। और जो उतने दक्ष नहीं थे, अदक्ष दास थे, उनकी कीमत अलग थी। इस तरीके से प्रत्येक वस्तुओं के दाम निश्चित थे। दाम कम थे, ये जरूरी नहीं था कि दाम कम ही रहे हों, लेकिन ये था कि जैसे आजकल होता है कि फिक्स्ड प्राइस का टैग लगता है कि नहीं ये फिक्स्ड प्राइस है, तो उसी तरीके से दाम नियत थे। इससे लोगों को बड़ा फायदा हुआ। और इसी तरीके से जैसे था कि आपको होता है घोड़ों का हो गया, दासों का हो गया, इसी तरीके से पशुओं को था। जो उत्तम नस्ल के दुधारू पशु थे, गाय थे, भैंस थे, उनकी अलग कीमत थी। जो मांस के लिए थे उनकी अलग कीमत थी। इसी तरीके से बकरी और भेड़ों की भी उनके गुण के आधार पर बिल्कुल स्पष्ट अलग कीमत तय थी। तो इस तरीके से बाजार पे पहले गल्ला मंडी पढ़ा, फिर हमने दूसरा सराय अदल पढ़ा, तीसरा देखा किस तरीके से घोड़ों, दासों और मवेशियों की बाजार हुआ करती थी। और चौथा जो है मैंने पढ़ा था सामान्य बाजार हुआ करती थी, जिसमें कि आपका मिठाई, रोटी, कपड़ा, सुपारी, पान, बर्तन, जूता, चप्पल, ये सब चीज़ें जो दैनिक आवश्यकता की सामान्य वस्तुएं थी, ये जो है ये किसके अधीन थी? ये जो है दीवानी रियासत के अंतर्गत आती थी। भू राजस्व की जहाँ तक बात है तो अलाउद्दीन ने जो है सबसे पहले जो है जो आय थी भूमि के आय के आधार पे, जो भूमि की रियल इनकम थी, वास्तविक इनकम थी, उसके आधार पे उन्होंने राजस्व निर्धारित किया। और इसके लिए उन्होंने एक अलग विभाग भी स्थापित किया, दीवाने मुस्तखराज। और दिल्ली सल्तनत में भूमि की पैमाइश या मसाहत व्यवस्था, मसाहत प्रणाली को लागू करने वाले अलाउद्दीन पहले सुल्तान थे। और इन्होंने
दीवाने मुस्तखराज नामक एक विभाग बनाया जिसका पर्पज राजस्व सुधार करना था। और इन्होंने ये किया कि किसानों से जो है बकाया राजस्व वसूलने के लिए, किसानों से राजस्व वसूलने के लिए दीवाने मुस्तखराज विभाग बनाया गया। और एक काम अलाउद्दीन ने बड़ा अच्छा ये किया कि जो तमाम भूमि जो ग्रांट पे दी गई थी, जैसे तमाम मिल्क दी जाती थी, मिल्क की संपत्ति, मिल्क इनाम में दिया गया, वक्फ में दिया गया, अनुदान दिया गया है, ये सारी भूमि अलाउद्दीन ने, ये सारी जो दान में बटी हुई भूमि थी कि खुश हुए, वाह वाह इनाम में ले जाओ, जमीन इनाम में ले जाओ, वक्फ कर दिया, दान कर दिया, अनुदान में दे दी, मिल्की भूमि काफ़ी भी वितरित की जाती थी। इन सारी चीज़ों को ख़त्म करके इन सबको उन्होंने खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। और पहले ही बताया कि दोआब की जो अधिकांश भूमि थी उसको उन्होंने अपने अधीन ले लिया, खालसा में शामिल कर लिया, यानी उसका राजस्व सीधे केंद्र सरकार को आने लगा। और इस तरीके से जो केंद्रीय आय थी उसमें खूब बढ़ोतरी हुई अलाउद्दीन के समय। और यही नहीं, जो हिंदू इस तरह के जो पैतृक कर संगठन, पैतृक क्या कहते हैं कि टैक्स ऑफिसर थे जो खानदानी कर वसूला करते थे, जैसे आपके मुकद्दम थे, खूत थे, बलाहार थे, तीनों खूतों, मुकद्दमों, बलाहारों, मुकद्दमों मतलब मुखियों, खूतों जमींदारों, और साधारण लोगों बलाहारों, इनसे भी जो इनके जो पैतृक अधिकार थे वो छीन लिए गए। और अब भूमि जो है, अब राजस्व वसूलने की जिम्मेदारी इनकी खानदानी नहीं हो करके जो है ये दीवाने मुस्तखराज की जिम्मे थी। और इसके लिए 2 अधिकारी नियुक्त किए गए, आमिल और कौन थे, गुमास्त। और इन सबको खत्म करके आमिल और गुहास्त नामक 2 पदाधिकारी नियुक्त किए गए जिनका काम रेवेन्यू कलेक्ट करना था। और बर्नी ये बताते हैं कि ये हिंदू, ये जो वर्ग था जो पैतृक लगान वसूल करता था, मुकद्दम, खुद और आपके बलाहार, ये जो है इनकी स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि बताया जाता है इनकी स्त्रियां मुसलमानों के घर में जाके काम करने को विवश हो गई। अच्छा, एक दिक्कत और है कि अगर आप देखेंगे कि अलाउद्दीन की इतनी ज़्यादा 50% कर था इनके समय, अलाउद्दीन के समय जो है रेवेन्यू की रेट जो है, खराज जो था वो खराज जो है 50% था। और 50% खराज होने की वजह से ये काफ़ी अधिक दर होती है कि आप टैक्स के रूप में किसी से आधा वसूल लें। इसके चलते किसानों की स्थिति खराब हुई। और भूमि मापन की इकाई जो बिस्वा है, भूमि मापन की इकाई बिस्वा का प्रयोग भी अलाउद्दीन ने किया। अलाउद्दीन ने 2 कर और लगाए, बड़ी चर्चा होती है और परीक्षाओं में आता है। घड़ी और चरी कर, 2 नए कर उन्होंने इंट्रोड्यूस किए। घड़ी कर था वो मकानों पे लगता था, हाउस टैक्स का। ये ध्यान देने की बात है, अलाउद्दीन के समय 2 कर और लगाए गए, एक गढ़ी और चरी। गढ़ी मकान पे लगता था, हाउस टैक्स का था, हाउस टैक्स था। और चरी जो है, चरी से नाम जायज़ है कि जो है, समझिए आप, चराई पे पशुओं के, जो दुधारू पशु जो थे, दुधारू पशुओं के लिए को कहाँ चराया जाए उनके लिए एक स्थान निश्चित था। तो अब उनको इधर उधर टहलना नहीं पड़ता, उनके चराई का स्थान निश्चित था। उस चराई का दुधारू पशुओं से कर वसूला जाता था, जिसे चरी कर कहते थे। कभी आता है घड़ी और चरी, मकान और दुधारू पशुओं पे, ये जो है एक तरीके से आप जानवरों की चराई पे लिए जाने वाला कर था। तो उनके लिए उनको सहूलियत ये दी गई कि उनको चराई के लिए एक निश्चित भाग दिया गया और वहाँ जो उनके दुधारू पशु थे उससे कर लिया जाता था। जजिया की व्यवस्था वैसे ही थी। जकात, धार्मिक कर 2.5%, जैसा आप जानते हैं जकात सिर्फ मुस्लिम ले देते हैं 2.5%, या कहिए कि संपत्ति का जो उनका होता है 1/40वां हिस्सा, कितना प्रॉपर्टी का 1/40वां हिस्सा या 2.5% जो है वो लिया जाता था, जकात लिया जाता था। और खुम्स का जहाँ तक बात है तो खुम्स का पहले ये था कि
लूट का माल, जो सैनिक जो आक्रमण करते थे माल लूट करके लाते, तो उसमें 1/5 हिस्सा जो है राज्य का होता था और 4/5 यानी 80% सैनिक खुद में बांट लेते थे। लेकिन अलाउद्दीन ने उलट दिया, कहा नहीं नहीं नहीं, हम 80% लेंगे, यानी 4/5 लेंगे, और जो सैनिक थे उनको मात्र 1/5 मिलता था। यही व्यवस्था आप जानते हैं मोहम्मद तुगलक के समय में थी, जो अलाउद्दीन के समय में है। और एक बात और ध्यान रखने की है कि सर्फ कायनी थे, सर्फ कायनी कहा जाता है, इनके नायब वजीर थे। इनकी जो इनके रेवेन्यू रिफॉर्म थे, जो टैक्स असेसमेंट करना, टैक्स कलेक्शन करना, ये जो इतना ब्रॉड वर्क हुआ, इनकी तरह के एक्ट बनाए गए, उसको इम्प्लीमेंटेशन किया गया, उसमें सबसे अधिक मेहनत करने वाले इनके नायब वजीर थे, जिनका नाम सर्फ कायनी था। ये हो गई बात संक्षेप में राजस्व की। और ये जाने अलग थोड़ा चलते चलते कि शिक्षा जो है कि बात अगर आप करेंगे तो अलाउद्दीन ने शिक्षा और कला के क्षेत्र में भी बड़ा योगदान दिया। बताते हैं कि 46 साहित्यकार अलाउद्दीन के दरबार में हुआ करते थे, और अलाउद्दीन के दरबार में भारतीय और ईरानी महिला संगीतज्ञ भी हुआ करती थी। अमीर खुसरो आप जानते ही हैं कि जो है अलाउद्दीन खिलजी ने इनको अपना दरबारी कवि नियुक्त किया था। किसको? अमीर खुसरो को अलाउद्दीन खिलजी ने अपना दरबारी कवि नियुक्त किया था, आप जानते ही हैं। अगर इनके स्थापत्य कला में योगदान की बात करें तो कुतुब मीनार के पास अलाई दुर्ग है, इसके अलावा हजार सितून महल है, और निजामुद्दीन औलिया के दरगाह के परिसर में एक बड़ी मस्जिद है, क्या नाम उसका, जमैयत खाना मस्जिद अगर आप देखेंगे निजामुद्दीन औलिया के मकबरे के परिसर में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे है। और सीरी, जिसे आप दूसरी दिल्ली कहते हैं, इन्हीं को श्रेय जाता है। हौजे खास इन्होंने ही बनाया, हौजे शमसी, हजार सितून महल। संक्षेप में ये अलाउद्दीन की उपलब्धियाँ।